सुशांत से जुड़ा दिशा केस और इसलिए सीबीआई अब दिशा की मौत की भी जांच करेगी। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई की किला कोर्ट से। मुंबई की किला कोर्ट ने ड्रग्स डीलर जैद को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। जैद और रिया के भाई शोविक के बीच ड्रग्स की लेन देन के सबूत मिलने के बाद एनसीबी जैद को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। लिहाजा जैद की रिमांड मांगी गई थी, 9 सितंबर तक के लिए रिमांड दे दी गई है एनसीबी को। जैद की रिमांड के पेपर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के पास है। इस रिमांड पेपर में जैद के पास से 9 लाख रुपए बरामद होने की बात सामने आई है। रिमांड पेपर में यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जैद ड्रग्स के धंधे में कोई नया खिलाड़ी नहीं बल्कि पुराना खिलाड़ी, यानी बहुत पहले से ड्रग्स की डीलिंग में संलिप्त था। यह भी जानकारी एक्सक्लूसिव रिमांड पेपर से निकलकर सामने आई है जो न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगे हैं। आपको बता दें जैद को 9 सितंबर तक के लिए अब एनसीबी के रिमांड पर भेज दिया गया है। किला कोर्ट से ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जैद और बासित दोनों को आज किला कोर्ट में पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू देम उसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि ही वाज सप्लाइंग ड्रग्स टू अदर पीपल एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट हु आर दोज पर्सन्स। वो बेसिस पे किए, बाकी देयर इज नो रिकवरी वाज नॉन स्मॉल क्वांटिटी। और सीधे रुख मुंबई, जहां से ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से ही एनसीबी से जुड़ा अपडेट भी आनंद तिवारी के पास लगातार वहीं से मिल रहा है। आनंद, सबसे पहले तो ईडी दफ्तर से क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि वरुण माथुर वहां पर पहुंचे थे, ईडी ने उनको बुलाया था, अभी वहां से क्या अपडेट है और बासित को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि रिमांड उसकी भी मांगी गई थी एनसीबी की तरफ से कोर्ट में। जी देखिए, एनसीबी सोर्सेज का कहना है कि वासित को भी पेश किया जाएगा, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी जैद के बाद हुई है। तो अभी एक जो पूरा टाइम होता है पेश करने का 24 घंटे का, वो अभी एनसीबी के पास है। तो वाजिद को जब पेश किया जाएगा तो उसकी भी रिमांड एनसीबी मांगेगी। वहीं जो रिमांड पेपर से खुलासा हुआ है कि बॉलीवुड लिंक को तलाशना है जैद के जरिए, और जैद ने कुछ नामों का खुलासा किया जिन तक पहुंचना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। ये अपनी दलील जो है कोर्ट में रखी है, इसलिए 9 तारीख तक की उसकी रिमांड मिली है। जो एक केयान इब्राहिम है उसको भी दबोचा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उससे भी पूछताछ की जा रही है। उसके भी लिंक शोभिक और जैद से सीधे सीधे बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि बांद्रा में कई जगह ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते थे, क्योंकि 20-22 साल इनकी उम्र है, यंगस्टर है सारे ये। तो ये चेन भी खंगालना है कि आखिर शोभिक जो है वो इन तक कैसे पहुंचा था, और क्या शोभिक के जरिए ड्रग्स आगे भी जाती थी, क्या और भी सेलिब्रिटीज को ड्रग्स पहुंचती थी। ये तमाम चेन को खंगालना है, इसलिए जैद की रिमांड ज्यादा से ज्यादा मांगी थी, 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है। देखना होगा कि इन 7 दिनों के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या और अहम जानकारी जुटा पाती है, क्या और एविडेंस जुटा पाती है, ताकि उनका जो केस है वो मजबूत हो। जो केस डायरी है वो भी धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आने वाले 7 दिनों के बाद जो एक्सक्लूसिव रिमांड पेपर है जैद के, वो ये बताते हैं कि जैद बेहद पुराना खिलाड़ी था। छात्र अभी गिरफ्तार हुआ है कैजान इब्राहिम, यानी जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस धंधे में संलिप्त दिखाई देते हैं। लेकिन ये चेन कितनी बड़ी है, और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि तमाम लोग किस तरीके से खुलेआम डीलिंग कर रहे थे ड्रग्स की, जिसमें शोभिक भी शामिल था। मुंबई पुलिस को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? जी देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्सेज ने ये तक बोला है कि जो जैद है उसका लॉकडाउन में जब रेस्टोरेंट बंद हो गया था, खाने का जो काम करता था वो, तो उसके बाद उसने ड्रग्स की धंधे में हाथ आजमाया और उसने अच्छी खासी कमाई की, जिस तरह से करीबन 9 लाख रुपए उसके घर से बरामद हुए, और उसने यह कबूल किया कि वो पैसा इसने ड्रग्स की खरीद फरोख्त से कमाया था। जानकारी ये भी मिल रही है सोर्सेज से कि कॉलेज गोइंग जो छात्र हैं उन्हें ये ड्रग्स की छोटी छोटी खेप 1 ग्राम या आधा ग्राम की ये जो जैद है वो पहुंचाता था, और उससे जो अर्निंग होती थी उससे वो अपने खर्चे निकालता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो कुकीज के पार्सल होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स के पार्सल होते हैं, उसमें ये ड्रग्स की खेप लोगों तक पहुंचती थी। तो कहीं ना कहीं एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शोभिक और सैमुअल मिरांडा तक ये नेक्सस कैसे गया। एक और अहम जानकारी गायत्री बहुत मायने रखती है इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी जो पकड़े गए जैद है उसने कुछ अहम महत्वपूर्ण जानकारियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी हैं, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उस जानकारी को भी साझा करे, ताकि जांच की दिशा और दशा जो है ये जानकारी भी साझा हो, तो उसके बाद और भी कई राज सुशांत केस से जुड़े सामने आ सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने दी, कहा कि किस तरीके से यंगस्टर्स इस पूरे ड्रग्स सप्लाई के धंधे में थे। ये जैद के जो रिमांड पेपर है उससे भी साफ होता है, और जो आज गिरफ्तारी हुई है, जो 5वीं गिरफ्तारी हुई है कैजान इब्राहिम की, क्योंकि वो छात्र बताया जाता है, वो भी ड्रग्स के धंधे में संलिप्त है। यानी ये
एक बड़ी चेन हो सकती है और सबसे बड़ी बात यह कि ये चेन कहां तक है, अब उसी को एनसीबी खंगाल रही है। लेकिन इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर न्यूज 18 को एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। सुशांत मामले में ड्रग्स की एंट्री के बाद से लगातार कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और इस बीच एनसीबी ने जिस जैद नाम के ड्रग पैडलर को पकड़ा है, अब उसने मुंह खोला तो बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की पड़ताल में जैद की मॉड्स ऑपरेंडी का भी पता चला है। जैद बेहद शातिर तरीके से अपने कस्टमर्स को नशे की खेप पहुंचाता था। तरीका इतना शातिर कि किसी को भनक तक नहीं लग सकती थी अगर वो मुंह ना खोलता। न्यूज 18 की पड़ताल में सबसे बड़ा पर्दाफाश। ड्रग्स डीलर जैद का बड़ा सच आया सामने। जैद की मॉडस ऑपरेंडी का चल गया पता। एनसीबी ने खुलवाया ड्रग्स डीलर जैद का मुंह। सुशांत केस में कई किरदारों के चेहरे बेनकाब। न्यूज 18 के पास सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच। सुशांत केस में सीबीआई के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री के बाद तो एक के बाद एक धमाके सामने आ रहे हैं। कितने किरदारों को पिछले 15 दिनों के भीतर बेनकाब होते देखा जा चुका है और जैसे ही इस केस में ड्रग्स की एंट्री हुई, पूरा केस ही 360 डिग्री के एंगल से घूम गया। इसी बीच एक नाम के सामने आते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वो नाम है जैद विलात्रा का। महज 20 साल की उम्र में जैद विलात्रा इस वक्त न सिर्फ एनसीबी के सवालों के घेरे में है, बल्कि वो अब तक जो कुछ भी उगल चुका है उसने सुशांत केस को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया और उससे जुड़े कई किरदारों को बेनकाब कर दिया, जिसमें रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती सबसे अहम है। लेकिन न्यूज 18 को जैद और उसकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में जो कुछ पता चला है वो वाकई चौंकाने वाला है। बांद्रा में रहने वाले ड्रग्स डीलर जैद विलात्रा की पूरी मॉडस ऑपरेंडी वाकई में चौंकाने वाली है। उसने अपने नशे का सारा कारोबार बांद्रा के इलाके में ही फैला रखा था। एनसीबी के सूत्रों की माने तो जैद ने एक रेस्टोरेंट की आड़ में अपना ड्रग्स का धंधा फैला रखा था। आमतौर पर चॉकलेट, केक और मफिन्स में छुपाकर वो अपने ग्राहकों को ड्रग्स की सप्लाई करता था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसके ज्यादातर कस्टमर फिल्मी कलाकार या फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन कॉलेज के लड़के और लड़कियों के बीच भी जैद खासा मशहूर था और इस धंधे को वो अकेला नहीं बल्कि अपने भाई के साथ मिलकर चला रहा था। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि इस मामले में एनसीबी ने अब जैद से मिली जानकारियों पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके मुंह खुलने के बाद कई लोग अचानक बेनकाब हुए हैं। न सिर्फ सुशांत के नजदीकी लोग बल्कि खुद ड्रग्स के धंधे का एक बड़ा नेटवर्क का पता चला एनसीबी को। खुलासा है कि एनसीबी ने अब केस की डायरी को तैयार करना शुरू कर दिया है। जैद और बासित से की गई पूछताछ से एनसीबी को शौविक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, लेकिन अब भी एनसीबी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। गिरफ्तार ड्रग डीलर जैद एनसीबी के सवालों के घेरे में है। जैद ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं, जिनको सुनकर एनसीबी भी हैरान है। पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि शौविक जैद का रेगुलर कस्टमर था और शौविक ने जैद के जरिए कई और लोगों तक ड्रग्स की खेप पहुंचाई है। यही वजह है कि अब 9 सितंबर तक जैद एनसीबी की कस्टडी में है और इस दौरान जैद से पूछताछ कर एनसीबी ड्रग्स और बॉलीवुड कनेक्शन की तह तक पहुंचना चाहती है। न्यूज 18 इंडिया को एनसीबी के सूत्रों से ड्रग्स की सप्लाई का एक अहम जरिया भी पता चला है। डार्कनेट के जरिए मंगाई जाती थी ड्रग्स। पैडलर डार्कनेट से विदेशों से मंगवाते थे ड्रग्स। हाई प्रोफाइल लोगों को रास आता है ये रास्ता। ये भी पता चला है कि मुंबई के हाई प्रोफाइल लोगों के बीच डार्कनेट के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी
और रिया जिस पैडलर से ड्रग्स लेती थी वो डार्कनेट का इस्तेमाल करता था। दरअसल जिस डार्कनेट की बात सामने आई है वो जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा साइबर प्लेटफॉर्म माना जाता है। ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समेत किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब जांच एजेंसियां सुशांत के केस में ड्रग्स से जुड़े किरदारों के अलावा डार्कनेट की कहानी को भी खंगालने का इरादा कर रही है। बहरहाल जैद की वजह से अब तक जिन लोगों के चेहरे बेनकाब हुए हैं, अब एनसीबी उनका सारा कच्चा चिट्ठा खंगालेगी। और अब सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत की जांच करेगी। आपको बता दें, दिशा सालियान की मौत और सुशांत की खुदकुशी के कनेक्शन की भी जांच करेगी अब सीबीआई। दिशा सालियान की मौत 8 जून को यानी कि सुशांत से एक हफ्ते पहले हुई थी। सुशांत की मौत से पहले मैनेजर की मौत कई सवाल खड़े करती है। बिहार पुलिस ने भी मुंबई पुलिस पर इस केस की अनदेखी के आरोप लगाए थे। सुशांत के दोस्त गणेश हिवरकर ने भी यह दावा किया था कि सुशांत दिशा सालियान से जुड़ा कुछ ऐसा गहरा राज जानते थे जिसका वो खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब सीबीआई दिशा केस की पड़ताल करके यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या उसकी मौत का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन था। न्यूज 18 पर सुशांत केस में आज की सबसे बड़ी खबर। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और सुशांत से एक हफ्ता पहले उनकी मौत हुई थी। दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान हो गए थे। दिशा उनकी एक्स मैनेजर थी और सुशांत से उनकी अक्सर फोन पर बात हुआ करती थी। मौत के वक्त दिशा कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ी हुई थी। ये वो कंपनी थी जो सुशांत को कई ऐड भी ऑफर कर रही थी। ये बात पहले से कही जा रही है कि दिशा सालियान की मौत का रहस्य भी सुशांत की मौत से जुड़ा हो सकता है। सुशांत के कई करीबी लोग ये दावा कर चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की मौत से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य जानते थे जिसे वो दुनिया के सामने लाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुशांत की हत्या कर दी गई। दिशा के केस में दिशा ने इन्फॉर्म किया था सुशांत को कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब उसके बाद सुशांत को जब पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया है तो सुशांत वांट टू रिवील द केस इन द फ्रंट ऑफ द मीडिया। लेकिन फिर ये चीज़ संदीप सिंह को उसने बताई और संदीप सिंह ने उन लोगों को बताई। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए गणेश ने यह भी कहा था कि मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी झूठी है। गणेश ने दावा किया था कि सुशांत को जानने वाले लोग इस बात से भी वाकिफ हैं कि सुशांत कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्हें मुंबई पुलिस की थ्योरी में झूठ का अक्स दिखाई दे रहा है। आत्महत्या वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही फेक है। इसके पीछे जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो इलॉजिकल है बहुत। सिगरेट का फिल्म वाला होगा वो शायद, तो वो तो बहुत ही, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता आत्महत्या। तो हमें भी पता है और कितने सारे टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है। दिशा की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। मलाड की एक बिल्डिंग में 14वें फ्लोर से गिरकर दिशा की मौत हुई थी। दावा यह किया गया था कि दिशा ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या की, लेकिन न्यूज 18 को मिला यह वीडियो 8 जून का ही है। यानी जिस दिन दिशा की मौत हुई उस दिन दिशा एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ थी। उन्हें पार्टी में मौज मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। न उनके चेहरे पर नशे का निशान है और ना ही कोई तनाव। ऐसे में सवाल ये कि कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? इन्हीं सारे सवालों को न्यूज 18 इंडिया पर सुशांत के दोस्त गणेश हिरवरकर उठा चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि सुशांत की हत्या वाली थ्योरी उन्होंने मुंबई पुलिस को बताई थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी लैंडलॉर्ड को नहीं मिली, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मेरे को मालूम भी नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि तब उसका मतलब जिस रूम में उनका सुसाइड हुआ था उसका एक्सेस किसी को था जिसकी चाबी अब अवेलेबल नहीं। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध
शायद मर्डर का। अब सीबीआई दिशा सालियान केस की इस एंगल से जांच करेगी कि कहीं कोई ऐसा राज तो नहीं था जिसके बारे में सुशांत जानते थे, क्योंकि दिशा सुशांत से लगातार जुड़ी हुई थी। दिशा और सुशांत का एक चैट भी सामने आया था जिसमें दोनों एक एड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। सुशांत और दिशा के बीच ये चैट 2 अप्रैल 2020 का है। 1 साल के लिए खाने के ब्रांडेड तेल के एक्सक्लूसिव ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर है। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। क्या इसके लिए 60 लाख रुपए फीस बोल दूं? ब्रांड का नाम क्या है? वो ब्रांड का नाम बताना नहीं चाहते। अपना कोटेशन देकर ब्रांड के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मुझे पता करके बताओ। ओके, कूल, थैंक यू। दिशा सालियान की मौत की थ्योरी सुशांत की मौत से गहरी जुड़ी हो सकती है। अब सीबीआई को पता लगाना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हफ्ते में सुशांत की मैनेजर और उन्होंने आत्महत्या कर ली। सुशांत केस में उनके पिता के वकील विकास सिंह का नया दावा सामने आया है। विकास सिंह ने कहा है कि सुशांत के फ्लैट की चाबी अभी तक नहीं मिली है। विकास सिंह ने कहा कि चाबी के मामले की जांच चल रही है, तो इसमें ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि चाबी ना मिलने से सुशांत का मर्डर होने का शक तो गहराता ही है। सुशांत के परिवार से मिलता जुलता दावा उनके दोस्त गणेश पहले ही कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि दिशा की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो सुशांत की हत्या की वजह बना। और इस बीच एक बड़ी खबर, सुशांत केस में आरोपी श्रुति मोदी के वकील ने बड़ा सवाल उठाया सुशांत की इंश्योरेंस पॉलिसी ना होने के दावे को लेकर। उन्होंने कहा है कि यह गलत है। इंश्योरेंस वाले एंगल पर जांच की मांग भी उठाई है। उन्होंने दावा किया कि सुशांत ये देखना चाहते थे कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ते हैं तो उनके पास कितना पैसा बचता है। सर, सुशांत की फैमिली ने कल बोला कि इंश्योरेंस था ही नहीं, एक पैसे का इंश्योरेंस नहीं है, और सिर्फ उनके परिवार उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इसको हत्या दिखाई जा सके ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। और उन्होंने दावा किया कि सुशांत का कोई इंश्योरेंस नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो भूल जाइए कि मैं मोदी का वकील हूँ, परंतु एज अ डिफेंस लॉयर डेफिनेटली हमें ये हक बनता है जानने का कि जब एक रिक्शा पुलर की पॉलिसी होती है तो सुशांत तो बहुत बड़ा आदमी था, और इतने बड़े इंसान की कोई पॉलिसी ना हो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जब भी कोई पिक्चर चालू होती है तो नॉर्म्स के हिसाब से इवन प्रोड्यूसर्स जो है उनकी पॉलिसी लेते हैं, तो उस हिसाब से पॉलिसी न होना ये एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जब उनको इन्वेस्टिगेशन का हक है तो एज अ डिफेंस लॉयर हमें भी ये कहने का हक है कि आप इस एंगल को भी पूरा इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये भी देखना जरूरी है कि बेनिफिशियरी कौन है, और ये भी देखना जरूरी है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी खाली सिंपल सुसाइड होता है तो पैसा नहीं देती, मगर अगर यही प्रूव होता है कि अबेटमेंट था या हत्या थी तो डेफिनेटली उसकी पॉलिसी के पैसे मिलते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि इस एंगल को भी जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए तो क्या गलत है। और अगर वो कहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब ये है कि उनके पास सारे अकाउंट्स हैं, सारी डिटेल्स हैं। अगर डिटेल्स नहीं होती तो वो इस दावे के साथ नहीं कह सकते थे कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। एक तरफ श्रुति मोदी के वकील सुशांत की इंश्योरेंस पॉलिसी होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुशांत के पिता के वकील इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहा। सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था, और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। डेफिनेटली हमें ये हक बनता है जानने का कि जब एक रिक्शा पुलर की पॉलिसी होती है तो सुशांत तो बहुत बड़ा आदमी था, और इतने बड़े इंसान की कोई पॉलिसी ना हो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जब भी कोई पिक्चर चालू होती है तो नॉर्म्स के हिसाब से इवन प्रोड्यूसर्स जो है उनकी पॉलिसी लेते हैं, तो उस हिसाब से पॉलिसी न होना ये एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत पर धमकी देने का आरोप लगाया।
कंगना का आरोप है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं लौटने की धमकी दी है। कंगना ने ट्वीट कर पूछा कि क्या अब मुंबई पीओके बन चुका है। तो कंगना रनौत ने ट्वीट का निशाना साधा है और आरोप लगाया है शिवसेना नेता संजय राउत पर, यह कहते हुए कि संजय राउत ने उन्हें धमकी दी है, मुंबई ना लौटने की धमकी दी। और साथ ही कंगना रनौत ने यह सवाल भी पूछ डाला है कि क्या अब मुंबई पीओके बन रहा है, क्योंकि मुंबई अब पीओके जैसा लग रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कंगना रनौत ने ट्वीट कर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई वापस ना आने के लिए कहा है। मुंबई की गलियों में अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई पीओके जैसी क्यों लग रही है। तो ये ट्वीट कंगना रनौत की तरफ से। वहीं कंगना के आरोपों पर संजय राउत ने पलटवार करते हुए ये दावा किया कि उन्होंने किसी पर कोई बयान नहीं दिया है, उन्हें किसी को कितना महत्व देना है ये देखना होगा। तो संजय राउत ने कंगना रनौत के आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, मैंने कोई धमकी नहीं दी है। संजय राउत ने यह भी कहा कि बल्कि हमें यह देखना होगा कि हमको किसको महत्व देना है, किसको नहीं। और इस बीच आपको बता दें कि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत की बीमारी पर बड़ा बयान दिया। विकास सिंह ने सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि सुशांत की मानसिक हालत कभी खराब नहीं हुई थी। कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। सुशांत के पिता के वकील डिप्रेशन की बात को नकार रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं वो पर्चियां जिसमें सुशांत सिंह की बीमारी की दवाओं के नाम लिखे हैं, जिसके आधार पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर सुशांत को डिप्रेशन नहीं था तो वो मानसिक रोग की दवाएं आखिर क्यों ले रहे थे। ये पर्ची बांद्रा के उस मेडिकल स्टोर की है जहां से सुशांत के लिए 2 बार दवाएं खरीदी गई थी। सुशांत के लिए पहली बार डॉक्टर निकिता शाह के प्रिस्क्रिप्शन पर इस मेडिकल स्टोर से 31 अक्टूबर 2019 को 400 रुपए की 3 दवाएं खरीदी गई थी और इसके बाद दूसरी बार डॉक्टर करसी चावड़ा के प्रिस्क्रिप्शन पर 10 जनवरी को इसी साल दूसरी बार 2500 की 9 दवाइयां खरीदी गई थी। दोनों बार ये दवाइयां 10 दिन की खरीदी गई थी। मेडिकल स्टोर मालिक के मुताबिक ये दवाएं नींद ना आने और मानसिक रोग की थी। साथ ही मेडिकल स्टोर मालिक ने यह भी कहा कि दरअसल जो अभिनेता होते हैं इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। उनका पार्शियल एक्सीडेंट था, जो पार्शियल वो रहते थे, तो उनकी जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई थी वो एक स्लीप डिसऑर्डर की रहती है। ऐसे एक्टर्स उनको बाहर जाना होता है शूटिंग के लिए, तो उनकी जो जैकलेट वगैरह होती है उनके, तो उनके लिए वो स्लीप डिसऑर्डर के लिए उनको मेडिसिन डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उनको एग्जामिनेशन करने के बाद। ये दवा बेसिकली रिलेटेड नींद की थी, एंजाइटी के लिए थी और मूड एलर्टनेस के लिए जो मेडिसिन थी। कौन आते थे उनके यहाँ से दवाई लेने? बेसिकली ऐसे सेलिब्रिटी तो कभी निकलेंगे नहीं, उनके स्टाफ, उनके ड्राइवर्स वगैरह थे जो अंदर प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते थे, उनको दवाई। सुशांत केस की जांच तेजी से आगे बढ़ी और इसी बीच पटना में सुशांत को न्याय दिलाने की मांग भी तेज हो गई है। पटना के कई इलाकों में बैनर और पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें जस्टिस फॉर सुशांत यानी कि सुशांत को न्याय देने की मांग की गई है, जबकि कुछ कविताओं का भी इसमें सहारा लिया गया है। तो कुछ इस तरीके से जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन लोगों की तरफ से। पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे क्योंकि पटना के रहने वाले थे सुशांत और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर्स पटना में जगह जगह देखे जा सकते हैं। बाकायदा ये पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए हैं और ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द सुशांत को इंसाफ मिले। इसके अलावा कुछ कविताएं भी लिखी गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इसको लेकर न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी मुहिम चलाए जा रहे हैं और पटना के भी कई इलाके में बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एग्जीबिशन रोड में यह बड़ा होर्डिंग लगाया गया है और ऊपर में लिखा हुआ है एक कविता, वो गुलशन है दिल में प्यार का समा बांधे, वो दिलों का तरंग है वो गुलशन है। दरअसल गुलशन सुशांत सिंह राजपूत के घर का नाम था और इसी नाम से परिवार के लोग बुलाते थे और इसी नाम से अब पटना के चौक चौराहों पर
बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें यह अपील किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरे देश के लोग इकट्ठा हो और नीचे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।